आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को। ये एक काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा और टॉपिक्स आ सकती हैं। और इसको अगर हम अपनी आसानी के लिए ये करें कि दो हिस्सों में तकसीम करें, प्री पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कैसी थी और फिर पोस्ट पार्टीशन कैसी थी। यानी प्री पार्टीशन में 1947 से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और फिर 1947 के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए। और अगर हम स्टार्ट लेते हैं, अभी हम इस वीडियो में हम बेसिकली फ़ोकस करेंगे प्री पार्टीशन के पार्ट को, पोस्ट पार्टीशन को दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम इसमें दोनों को डिस्कस करें। प्री पार्टीशन जो था, इसको अगर हम फर्दर मोर दो हिस्सों में तकसीम करें, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 1 में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द कंपनी रूल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंडर कितने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई, कितने एक्ट्स और कितने लेजिस्लेशन पास हुई। और फ़ेज़ 2 में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और फिर जब ब्रिटिश क्राउन फुली सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा कर लेता है, तो उसके बाद जो एक्ट्स आए, इसके बाद जो लेजिस्लेशंस पास हुई, तो वो क्या क्या थी। तो फ़ेज़ 1 को अगर हम डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द कंपनी रूल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, तो इसको हम मार्जिन दे सकते हैं 1773 से लेकर 1853 तक। यानी इस फेज़ के दौरान जितने भी एक्ट्स पास हुए, तो इस फेज़ के दौरान जनरली 5 एक्ट पास हुए थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर, और फिर 3 चार्टर एक्ट आगे आती हैं। तो हम वन बाय वन इनको भी डिस्कस करेंगे। और फिर अगर हम फ़ेज़ 2 को भी देखें, तो इसमें भी गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है 1858 का, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, 1892 का, 1909 का, और फिर 1919 का। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम अभी डिस्कस करेंगे फ़ेज़ 1 का। फ़ेज़ 1 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द कंपनी रूल। अंडर द कंपनी रूल, ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 1773 से स्टार्ट होगा और 1853 पे एंड होगा। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। ये एक्ट जो था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था। और इस एक्ट का सबसे जो मेन इनिशिएटिव था, वो इंडिया को सेंट्रलाइज करने का था, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया का प्रोसेस था। इस एक्ट में चंद बातें की गई थी जिनको फॉलो करना था। सबसे पहले जो इस एक्ट को पास करने का मकसद ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल किया जाए थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके अलावा इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था, वो सबऑर्डिनेट था गवर्नर ऑफ बंगाल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर थी, वो भी गवर्नर जनरल को दी गई थी। और जो कंपनी में डायरेक्टर्स थे, उनकी तादाद 4 रखी गई। और इसके अलावा गवर्नर जनरल को ये हुक्म दिया गया कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स के डायरेक्शन पे काम करेंगे। यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स कहेंगे, तो गवर्नर जनरल बाउंड होगा उनको फॉलो करने के लिए। इसके अलावा एक अच्छा काम ये भी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और 3 असिस्टेंट जजेस। फिर जो सेकंड एक्ट है इसमें, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इस एक्ट के ज़रिए भी काफ़ी चेंजेस आई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी टेरिटरीज़ थे इंडिया में, उनको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का नाम दिया गया। इसके अलावा एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाई गई ब्रिटिश इंडिया में। और इसमें ये कहा गया कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स होंगे, या जो दो पार्टीज़ होंगी जो रूल करेंगी, वो क्राउन और कंपनी होंगी। यानी क्राउन और कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाई ब्रिटिश इंडिया में। और जो कंपनी है, उसने आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। नेक्स्ट जो चार्टर आता है, जो एक्ट आता है, वो है चार्टर एक्ट 1813 का। अब इसमें जो है, अब गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश है, उनको लगता है कि वो कंपनी की जो ताकत है उसको थोड़ा कम करे, ताकि अपनी ताकत को इंडिया में ज़्यादा कर सके। तो उन्होंने पहला स्टेप ये किया कि पहले तो ये था कि ब्रिटिश इंडिया के साथ या इंडिया के साथ कोई भी ब्रिटेन सिटीज़न कोई भी किसी भी किस्म का ट्रेड नहीं कर सकता था। लेकिन इस एक्ट के ज़रिए उस मोनोपली को ख़त्म किया गया था, और अब हर एक ब्रिटिश सिटीज़न जो था, वो इंडिया में कारोबार कर सकता था। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833।
अब इस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको और भी कमज़ोर बनाया गया, क्योंकि अब जो ब्रिटिश है वो ब्रिटेन है वो पूरी अपनी ताकत इंडिया पे लगाना चाहता था और वो पूरा कंट्रोल संभालना चाह रहा था। इसीलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी उसके स्टेक्स थे उनको कमज़ोर किया थ्रू डिफरेंट एक्ट्स। जो चार्टर एक्ट 1833 है इसमें भी उसको सिर्फ मेयर एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर ट्रीट किया गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत कम होती गई। और जो लास्ट एक्ट है जो इस फेज़ में होता है वो है चार्टर एक्ट 1853 का। इसमें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस होता है जिसको अभी हम CSS कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स उस वक्त सिविल सर्विसेज जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इनकी रिक्रूटमेंट के लिए पूरा बाकायदा प्रोसेस जारी होता है। इसके अलावा गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन थे उनको सेपरेट किया जाता है। और इसके अलावा जो गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अभी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है और कहा जाने लगा उस वक्त। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये एक मिनी पार्लियामेंट के तौर पर काम करता था। और जिस तरह ब्रिटेन के पार्लियामेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरह की प्रोसीजर फॉलो होती थी तो सेम प्रोसीजर इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पास होने लगी। फ़ेज़ 1 यहाँ पे एंड होता है। अब हम फ़ेज़ 2 की तरफ जाते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ये स्टार्ट होती है 1857 से लेकर 1947 तक। इसमें जो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में। ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के ज़रिए ही पास हो जाती है और इसमें बाकायदा तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को ब्रिटेन क्राउन को ट्रांसफ़र की जाती है, यानी उनको पूरा ख़त्म करके ब्रिटिश क्राउन जो है अब फुली इस्टेब्लिश होता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो उसकी ड्यूटीज़ भी एक्सप्लेन की जाती है और जो जितने भी उस ज़माने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनकी पावर सारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी जाती है और ये पोस्ट कायम की जाती है। और ये इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो वाइसराय के ज़रिए इंडिया पे पूरा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। इस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पे काम होते हैं और डिफरेंट प्रोविंसेस और सेंटर्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए जाते हैं, जैसे बंगाल और NWFP में। इसके बाद नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट फिर से आता है 1892 का और इसमें भी साइज़ ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा पावर्स दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको ये पावर भी दी जाती है कि वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को क्वेश्चन कर सके। फिर आती है 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, जिसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको रीनेम किया जाता है एज इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा बड़ी और तब्दीली इसमें ये होती है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, यानी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाती है जिसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए सीट रिज़र्व होती हैं, जिसमें वो अपने लीडर को चूज़ करते हैं विदाउट एनी कंपटीशन विद एनी अदर कम्युनिटी लीडर। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होती है। इसके अलावा इंडियंस को अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय में। फिर अब जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी अब इसमें क्या होता है कि इस एक्ट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस होता है। इसके अलावा प्रोविंशियल और जो सेंट्रल के सब्जेक्ट्स होते हैं जो इनके काम होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से। और इसमें एक और बात होती है, डायरार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस होती है। डायरार्की क्या है? तो डायरार्की का सिंपली मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पावर को दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड में ये होता है कि जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं उनको ये पावर दी जाती है कि वो एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, उन पे कानून साजी कर सकते हैं। और जो रिज़र्व पावर हैं उन पे जो कानून साजी है या उनकी डीलिंग जो है वो सेंटर यानी ब्रिटिश ऑफिशियल करेंगे। और इनमें क्या क्या कौन कौन सी पावर्स इनको दी, किस किस चीज़ पे ये को डील कर सकेंगे, तो इसमें फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस वाइसराय के हाथ में होंगे, ये कहा गया था। इसके अलावा इस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रखा गया था, इसमें क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस और सिख्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा
अब जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी या वाइसराय का वो ब्रांच, वाइसराय के काम का वो ब्रांच जो काम को एग्जीक्यूट कर रही थी, तो उनमें से 6 मेंबर में से 3 अभी इंडियन हो चुके थे। फिर हमारे पास आती है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, और ये सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है इन टर्म्स के इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश इंडिया के ज़रिए। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का ये वाला इसकी जो बुनियाद थी वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट और जो मल्टीपल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3, उन सब के नतीजे में उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया था। सबसे पहले जो रिफॉर्म इसमें थी तो वो बाई कैमरलिज्म की थी, यानी 6 प्रोविंसेस में बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस में, यानी 11 में से 6 प्रोविंस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके अलावा जो लेजिस्लेचर था प्रोविंसेस में, उनको भी ज़्यादा कर दिया गया था। ज़्यादा करने का मतलब यह है कि उसको तादाद में, क्वांटिटी में उनको सीट्स को इंक्रीज़ किया गया था। और एक नई किस्म की प्रोविंशियल डायरार्की एट सेंटर किया गया था, यानी हम कह सकते थे कि डायरार्की नहीं थी लेकिन अ काइंड ऑफ पार्शियल डायरार्की इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये फीचर है 1935 कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा फेडरल कोर्ट्स बनाए गए थे, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई थी, और जो फेडरल लेजिस्लेचर था वो बाईकैमरल था, जिस तरह पहले भी मैंने कहा। और इसमें जो इसको सबसे पहले तो किंग जो है वो इसका हेड होता था, और किंग को रिप्रेजेंट करता था गवर्नर जनरल। इसमें इसके 2 चैम्बर्स होते थे, द काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ असेंबली के नाम से। और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात भी की गई थी इस एक्ट में कि गवर्नर जनरल के साथ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होंगे जो उसको असिस्ट करेंगे डिफरेंट पावर्स एंड फंक्शन एक्सरसाइज करते हुए। फिर उन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के फंक्शन पे भी लिमिटेशन गई थी। इनफैक्ट ये एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कानून बनाया गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई थी। इसी वजह से इस एक्ट को बाद में तो नहीं, उसी टाइम इस एक्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को। अब एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है, इस एक्ट के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं 1936 और 1937 के। लेकिन इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो मुस्लिम लीग के लिए काफ़ी शॉकिंग होते हैं, क्योंकि 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस क्लीन स्वीप यानी पूरी जीत जाती है, और मुस्लिम लीग जो है वो कोई भी हुकूमत कायम नहीं कर पाती किसी भी प्रोविंस में, यानी बुरी तरह से हार जाती है। इस रिज़ल्ट के नतीजे में इस रिज़ल्ट को अगर डिटेल स्टडी किया जाए तो इससे ये साबित हो रहा था कि ना तो मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, क्योंकि रिज़र्व सीट में भी मुस्लिम लीग ने सिर्फ 25% जीती होती है, और जो कांग्रेस है उसने सिर्फ 6% जीती होती है। तो इसके नतीजे जो है वो मुस्लिम लीग के लिए काफ़ी अपसेटिंग होते हैं, और कांग्रेस जो है वो जीत जाता है। लेकिन फिर बाद में इसके रिज़ल्ट में भी जो इसके नतीजे में जो मिनिस्टर्स चूज़ होते हैं वो भी रिज़ाइन देते हैं, क्योंकि इसमें एक वाक़या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को बेलिजरेंट स्टेट का स्टेटस दिया जाता है, यानी ये कहा जाता है कि वो भी जंग में शामिल है, जबकि इंडिया के किसी भी मिनिस्टर से ये नहीं पूछा जाता कि वो वॉर में किस पार्टी का साथ दे रहे हैं या किस ब्लॉक का साइड दे रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में, यानी वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है। अब जो नेक्स्ट इवेंट है वो है क्रिप्स मिशन का 1942 का। अब क्रिप्स मिशन जो है वो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक प्रपोज़ल लेके आते हैं इंडिया, और इस प्रपोज़ल में ये होता है कि उसके सीधा नुकाती ही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है एक इलेक्टेड बॉडी सेटअप की जाएगी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जिसमें इंडियन को फुल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, और वो पार्टिसिपेट करके ख़ुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना देंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया जाता है ऑन द ग्राउंड कि जो भी इन्होंने वादे किए हैं, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी वादे किए हैं वो आफ्टर द वॉर हैं, और इनके टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी वीक हैं, तो वो सारी इंडियंस जो हैं वो इसको रिजेक्ट करती हैं।
फिर नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होती है वो कैबिनेट मिशन की सूरत में होती है। यानी कैबिनेट मिशन में 1946 के इसमें ये कहा जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई जाएगी जिसमें 389 मेंबर्स होंगे। 14 मेंबर्स जो होंगे वो मेजर पॉलिटिकल पार्टी से होंगे और वो एक इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाएंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का नाम दिया जाएगा और वो असम्बली जो होगी वो डोमिनियन लेजिस्लेचर तक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक वो डोमिनियन लेजिस्लेचर के तौर पे काम करेगी। और बहुत सारे डिस्कशन इसमें होती है कि फिर हमारे पास आते हैं 1946 और 1947 के प्रोविंशियल इलेक्शंस, यानी 1946 टू 1947 के प्रोविंशियल इलेक्शंस। इस इलेक्शन के रिज़ल्ट जो होते हैं वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह इसने पिछली बार भी 90% ऑफ नॉन मुस्लिम सीट्स सारी जीत लेती है, लेकिन इस बार मुस्लिम लीग की कारकर्दगी भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मुस्लिम लीग 87% ऑफ मुस्लिम सीट्स ले लेती है, जिसकी वजह से ये बात साबित हो जाती है कि मुस्लिम लीग जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटर है मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंट में। अब इस इलेक्शन की अहमियत इसलिए थी क्योंकि यही इलेक्शन और या जो लोग यहाँ से सेलेक्ट हुए थे वही आगे जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को तश्कील दे रहे थे, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली फिर आगे जाके ब्रिटिश फ्री इंडिया के लिए या इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील देने वाली थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ही जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन इसी के मुताबिक ही चालू होंगे, ये कहा गया था कैबिनेट मिशन में। अब फ़ेज़ 2 का भी लास्ट आ जाता है और अब आती है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा से तौर पे पास हो जाती है, जिसमें पार्टीशन का भी ज़िक्र होता है इंडिया और पाकिस्तान का, और जो तमाम पावर्स हैं वो दिए जाते हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को, और दोनों गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती हैं और सेक्रेटरी स्टेट से सारे पावर लेकर दोनों स्टेट के गवर्नर जनरल को दी जाती हैं। तो इसमें हमारे पास ब्रिटिश क्राउन भी की रूल भी ख़त्म हो जाती है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिर 1947 से आगे यानी ऑनवर्ड फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किस तरह हुई, और ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए था सिर्फ इतना ही। थैंक यू।